हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर सन 2023 का सेट नंबर 6। ठीक है, तो हम देखेंगे बेटा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले तो का है। ये का वाला हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ है। ठीक है, अगर इसका आंसर देखना चाहो तो ये आ जाएगा विषम लंबक्ष वाला, ये आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं खा वाला। तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है, मतलब ऐसी कौन सी सांद्रता की इकाई है जो तापमान से स्वतंत्र होती है, टेम्परेचर से स्वतंत्र होती है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग। देखो बेटा, यहाँ पे जो मोलरता बराबर होता है, क्या होता है, ध्यान समझेंगे। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा आता है। मोलरता बराबर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या और विलयन का आयतन। ठीक है ना, तो सूत्र से स्पष्ट है कि ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा, तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। ठीक है ना, देखो कोई भी चीज़ है, मान लीजिए इसमें इतना पानी भरा हुआ है, इसमें इतना पानी भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन हम क्या करना चाहें, इसमें जो है इसमें इसको अगर हीट देना चाहें, अगर हीट देंगे तो क्या होगा, पानी उड़ करके बाष्प यहाँ तक आ जाएगा। सीधी बात है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है बेटा, आयतन बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोलरता और आयतन एंटी प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना बेटा, तो जब आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या होगी, मोलरता घटेगी। जब आयतन बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी, अर्थात ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है और आयतन बढ़ने पर मोलरता घटती है। ठीक है, तो जो मोलरता है ये तापमान पर निर्भर करती है, लेकिन हमें बताना क्या है, हमें बताना है ऐसी कोई इकाई बतानी है जो तापमान पर निर्भर ना करे, तापमान से क्या रहे, स्वतंत्र रहे। ठीक है, सांद्रता की ऐसी इकाई बतानी है जो तापमान से स्वतंत्र रहे। अच्छा, मोलरता का सूत्र देखें बेटा, मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता का सूत्र होता है विलय के मोलों की संख्या और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, तो इस सूत्र से स्पष्ट है कि ताप बढ़ाने पर मोलरता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी यहाँ पे मतलब जो है आयतन है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोलरता। इसका आंसर हो जाएगा इसका मोलरता, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक्सप्रेशन मैंने समझा है ऐसे एक्सप्रेशन आप सारी चीज़ें नोट कर लेना। ठीक है, कंपटीशन में बहुत कुछ आता है ये क्वेश्चन। चलो अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बताइए। ठीक है, तो देखो यहाँ तो प्रथम कोटि का अभिक्रिया 100% पेपर में हंसा जाता है। यहाँ प्रथम कोटि लिखिए, कभी शून्य कोटि आया, कभी द्वितीय कोटि आया, कभी तृतीय कोटि आया, कभी चतुर्थ कोटि आया, तो ऐसे बहुत सारी कोटि अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक की मात्रा बताने हो सकते हैं। तो देखो हम याद नहीं कर सकते कि इसका मात्रा सेकंड इनवर्स होगा। हम लोग क्या काम करेंगे, एक टेक्निक बनाएंगे, एक सूत्र बनाएंगे। तो सूत्र क्या होता है बेटा, nth कोटि अभिक्रिया के लिए सूत्र होता है वेग स्थिरांक का के एन इक्वल टू एल की पावर n माइनस वन, मोल का 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स। ठीक है, अगर प्रथम कोटि अभिक्रिया का देख रहे हैं तो बेटा n इक्वल टू 1 रख दो, तो क्या आ जाएगा, k इक्वल टू एन की जगह रख दें हम लोग, जहाँ पे n है n इक्वल टू क्या रख दें, 1 रख दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1। ठीक है, यहाँ मोल की पावर यहाँ देखो ये रख देंगे, यह जाएगा 1 माइनस 1 और सेकंड इनवर्स, तो ये देखो ये 0 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, अच्छा सेकंड इनवर्स, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रा। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका और भी है। दूसरा तरीका देखना चाहो तो दूसरे तरीके से ऐसे देख सकते हो बेटा, देखो जैसे कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया में तुम्हें पता होता है ये होना चाहिए dx/dt इक्वल टू के ए की पावर 1। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक के प्रथम घात के समानुपाती होता है, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम के की 1 निकाल देंगे बेटा। देखो के की 1 निकाली, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर से हो जाएगा ए इनवर्स dx/dt। ठीक है, तो ए इनवर्स का मात्रा क्या हो जाएगा, जो ए का मात्रा क्या होगा, ए कैसा आता है तो मोल प्रति लीटर, इनवर्स लगा दो उसके ऊपर, फिर यहाँ पे ये ऐसे लिख सकते हो इस चीज़ के लिए। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा जरा, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, देखो यहाँ पे एंटी प्रोपोर्शनल है, मतलब उल्टे हैं, तो ये मोल से मोल कट जाएंगे, क्या बचेगा, सेकंड इनवर्स बचेगा। तो ऐसे भी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बताया गया है बेंजीन डाइहाइड से बेंजीन अल्कोहल प्राप्त होता है, तो ये अभिक्रिया कौन सी है, एल्डोल संघनन है, कैनिजारो है, गाटरमान है, क्लीमैन सबचेन है। ठीक है ना, फिर सुनिए क्वेश्चन क्या है, बेंजीन डाइहाइड से बेंजीन अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, तो सुनेंगे ध्यान से कि इसका आंसर हो जाएगा कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया होती क्या है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो देखो वे सभी एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, वे शांत NaOH की उपस्थिति में क्रिया करके अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड लवण बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अब बात यह है कि सर ये बताइए कि कौन से देखो जैसे CH3
और CHO लिखा हुआ है, सॉरी CH3 CHO लिखना है, CH3 CHO, ये क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप कहलाएगा, ये एल्डिहाइड कहलाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, तो ऐसे सभी एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, वो कई नज़ारों व्यक्त करते हैं बेटा। ठीक है, एनिवर्स अभिक्रिया करके। देखो यहाँ पे जहाँ पे CHO ग्रुप होता है ना, यहाँ पे कोई ग्रुप होता है तो उसे ये वाला ग्रुप है, ये इससे जुड़े हुए कार्बन बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन लगे होंगे तो क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो कैरियर अभिक्रिया नहीं देंगे, तो ये कैरियर अभिक्रिया नहीं देगा। ठीक है ना, तो देखो जिसमें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया भी है बेटा, देखो अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड के 2 अणु हैं। ठीक है ना, ये आप कह सकते हो ग्रुप के पास वाले कार्बन को 2 अल्फा कार्बन कहते हैं। देखो ग्रुप के पास वाले कार्बन का बोलते हैं अल्फा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन को ही के पास वाले जो हाइड्रोजन लगे होते हैं बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा इस अभिक्रिया हम देखते हैं बेटा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कहीं पर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, CHO। CHO के पास अगर कार्बन होता तो उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और जिस हाइड्रोजन होता है बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम जो ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं H। क्या देते हैं बेटा, H। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन नहीं है, जो अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है 2 और HCHO, और एनिवर्स से बिक्री कराई, शानदार एनिवर्स से प्राप्त हुआ है CH3OH और HCOONA। तो ये होगी कैनिजारो अभिक्रिया, क्योंकि इसमें कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी होगा, क्योंकि हुई कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, कुछ नहीं है, कैनिजारो अभिक्रिया कौन सी होती है, जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त जिसमें नहीं होते हैं, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ये NaOH से अभिक्रिया करके OH अभिक्रिया जब करती हैं तो बोलते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है बेटा, तो हमने ये आपके लिए करके दिखाई। तो यहाँ पे तो बन गया मैथिल अल्कोहल। ठीक है, और यहाँ पर देखो हमने ये ले लिया है बेंजील्डिहाइड ले लिया है, तो बेंजील्डिहाइड का हमने क्या कराया, यहाँ पे एनिवर्स से अभिक्रिया कराई है, अर्थात हमने कैनिजारो अभिक्रिया कराई है, तो ये प्राप्त हुआ है यहाँ पे बेंजील अल्कोहल। ये बेंजील अल्कोहल, ये हमें डबल साइन मारा तो ये वाली यहाँ पे रिएक्शन है। ठीक है, तो ये वाली आपका आंसर हो जाएगा। तुमको सभी चीज़ें में कथा क्यों समझाई तुमने यार, तुम्हें समझाना था ना इस चीज़ का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो क्या क्लियर हो चुका हो, तो ऑब्जेक्ट में कौन सा चला जाएगा, यह जाएगा बेंजील्डिहाइड से बेंजीन प्राप्त, कैसे प्राप्त है बेंजीन अल्कोहल, कैनिजारो अभिक्रिया में। ठीक, कैनिजारो अभिक्रिया थी, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन सा होता है बेटा। ठीक है, तो आंसर देखेंगे इसका। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनिक अम्ल एक वैज्ञानिक नाम है। देखो बेंजीन लिखा है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। हिंसबर्ग जो होता है, हिंसबर्ग बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का एक वैकल्पिक नाम है। मतलब जो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जो होता है, क्या कर सुनेंगे, बेंजीन सल्फोनिक जो अम्ल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H5SO2Cl, और यह तेल जैसा दिखाई देता है, रंगहीन भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका मतलब हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, देखो हिंसबर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को हम क्या कहते हैं, लिखा दो, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। 4 वाला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक DNA में उपस्थित नहीं होता है, उसका नाम हो जाएगा यूरिक से, जो DNA में नहीं होता है। ठीक है,